गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा कोऑर्डिनेशन का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक्स को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी की थी। कंस्टिट्यूएंट्स में हम लोग लिगेंड पढ़ रहे थे। लिगेंड में हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, फिर आपका किलेटिंग लिगेंड। आज जो हम अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे दैट इज विद फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड? Ligands which has more than one donor site and it can behave like a monodentate as well as multidentate ligand. For an example consider करते हैं SCN, SC ट्रिपल बॉन्ड N। सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी? इनकी डेंसिटी 1 होगी। ये डेंसिटी किस वजह से? सल्फर की वजह से। अब आपने कहा कि अगर हमारे सल्फर के पास कैपेसिटी है तो हमारे नाइट्रोजन के पास भी कैपेसिटी है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बाइंडिंग करेगा। अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बाइंडिंग करेगा तो इस टाइप के भी कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। और ये एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये एग्जांपल था हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड का। एम्बिडेंटेड लिगेंड में सल्फर और नाइट्रोजन दैट मींस डोनर साइड चेंज होते थे। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन जो बात कर रहे हैं यहां सल्फर भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक मेटल को डोनेट कर दे और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक मेटल को डोनेट कर दे। अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक मेटल को डोनेट कर रहे हैं तो 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, कंपैरेटिवली स्टेबल। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उस केस में इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 2 डोनर साइड है, वन इज सल्फर एंड अनदर इज नाइट्रोजन। देन SCN आर दोज लिगेंड। SCN ऐसा लिगेंड है जो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर रहा है और मल्टीडेंटेट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम कौन सा लिगेंड कहेंगे? फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। अनदर एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें या SO3 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब ये जो CO3 2 नेगेटिव है इसमें अगर किसी एक ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्डिंग की तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। डेंसिटी 1 आइदर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन और दिस ऑक्सीजन। बट अगर दोनों ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर दिया तो ये डेंसिटी वेरी कर जाएगी। अब ये डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपने कहा ये जो CO3 2 नेगेटिव है ये मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है और बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, दैट मींस मल्टीडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया आपके फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड का। अब इसमें सपोज किसी ने मुझसे कहा कि सर क्या साइनाइड भी फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हो सकता है? अगर आपने साइनाइड की बात की तो कार्बन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। यहां कार्बन के पास भी कैपेसिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास भी कैपेसिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकता है। बट क्या दोनों किसी एक मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? अगर आपने कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करवा दिया मेटल को तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा? 3 मेंबर्ड रिंग। और 3 मेंबर्ड रिंग कंपैरेटिवली अनस्टेबल। तो CN जो स्यूडो हैलाइड्स हैं ये आपके कभी भी फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अब हमारे कंस्टिट्यूएंट्स में फर्स्ट पार्ट तो हो गया, दैट इज लिगेंड। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट मेटल। अब मेटल हम लोग जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कंसीडर करेंगे दैट मेटल मस्ट बिलोंग्स टू D ब्लॉक। जनरली D ब्लॉक से बिलोंग करेगा। उसके बाद हैविंग वैकेंट P और D ऑर्बिटल। अगर इसके पास वैकेंट P और D ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के कारण हम इसे क्या क्या कह सकते हैं? हम इसे इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो मैं इसे लेविस एसिड भी कह सकता हूं। मेटल आपके जनरली डी ब्लॉक का होना चाहिए, वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और लेविस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। या कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज व्हाट? अ स्क्वायर ब्रैकेट, a square bracket in which only metal and ligand are enclosed. A square bracket in which only metal and ligand are enclosed are called coordination sphere. और ये जो coordination sphere होगा, it is non-ionizable in nature. ये non-ionizable in nature होगा. Clear? Coordination sphere is what? Coordination sphere, a square bracket in which only metal and ligand are enclosed are called coordination sphere. Suppose मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मैंने आपको NiNH3 का बोथ साइड्स Cl3, ओके? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको क्लियर दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने अभी आपको बताया सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, मेटल हो सकता है और लिगेंड हो सकता है। आपको यहां बहुत क्लियर इस एग्जांपल में समझ में आ रहा है कि हमारे पास मेटल कौन है? निकेल। ये हमारा मेटल हो गया। तो जो रिमेनिंग बच गया वो क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे, ओके? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? मेटल प्रेजेंट होगा और लिगेंड प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर को समझिएगा। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय विच मेटल आयन इज सराउंडेड, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय विच मेटल आयन इज सराउंडेड इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको ये बताना है इसमें कितने डोनर साइट हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है किसी का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, आपने कहा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मैंने आपको बताया है, आपको एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ठीक है? इसके एग्जांपल भी मैंने आपको दिए। जैसे मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं K4FeCN का होल 6, इसमें बिल्कुल क्लियर है अभी आपके पास। ये हमारा क्या हो गया? मेटल, this one is ligand, the square bracket indicates coordination sphere। अब हम साइनाइड की डेंसिटी चेक करेंगे। साइनाइड की डेंसिटी क्या है? साइनाइड की डेंसिटी है 1। आप देखिएगा प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में आपको जो साइनाइड बताया गया है वो मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट में भी आयनिक मोनोडेंटेट है, ओके? तो मेरे पास मुझे इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास? 6 इनटू डेंसिटी क्या बताया मैंने आपको साइनाइड का? साइनाइड की डेंसिटी क्या होगी? 1। तो साइनाइड की डेंसिटी 1, दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? तो जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे उसके लिए आपको बार बार ये नहीं करना, उसमें मोनोडेंटेट के केस में आप डायरेक्टली इस नंबर को देखिए, वही नंबर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CONH3 का होल थ्राइस Cl। अब आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? मेटल और लिगेंड। तो हमारा मेटल कौन हो गया? कोबाल्ट। अब मेटल कोबाल्ट हो गया तो यहां जो अमाइन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, ये कैसा बिहेव करेगा? लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो NH3 मोनोडेंटेट है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 1 into 3 इज इक्वल टू 3। और जो हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन की डेंसिटी 1 into नंबर ऑफ कितने? 1। तो टोटल
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इस कॉम्प्लेक्स का? 4। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोबाल्ट यहां भी मेटल है। मेटल के बाद हमारे पास जो लाइगेंड दिया हुआ है उसमें ईएन है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इथेन 1,2 डाइअमाइन, एंड इथेन 1,2 डाइअमाइन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ईएन से। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड था। बाइडेंटेट दैट मींस इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। डेंसिटी 2 एंड द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड विल बी 2। तो टोटल कितना हो गया? 4। अमाइन, अमाइन कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड 1 into total number 2, that means 2. Then the coordination number of this compound will be 4 plus 2 6. Clear? थर्ड बात करते हैं। थर्ड में हमारे पास मेटल कोबाल्ट NO2 दिया गया है। NO2 मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड दैट मींस 1 into 6 is equal to कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहां पर हमारा मेटल क्रोमियम और C2O4 का होल प्राइस दिया हुआ है। आपको याद होगा C2O4 आपने कहा पढ़ा है? आपको मैं बता दूं COO-, ओके। ऑक्सालेट मैंने आपको लिखवाया था जैसे पिछले क्लास में। तो ऑक्सालेट है ये। ऑक्सालेट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपने कहा शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑक्स लिखते हैं और इसकी डेंसिटी है 2 एंड द टोटल नंबर विल बी 3। तो 2 3s are 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर हमारा लिगेंड कौन? आयरन, सॉरी मेटल कौन? आयरन। और लिगेंड कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की डेंसिटी क्या होती है? 1। फ्लोरीन की डेंसिटी 1 आपने पढ़ा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। तो डेंसिटी 1 into 6, then the coordination number will be 6. नेक्स्ट ये देखिए C2O4 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया इसने? OX लिख दिया। OX लिख दिया तो यहां पर आपने कहा अभी हमने पढ़ा है कि OX की डेंसिटी होती है 2 एंड 2 into 3 is equal to कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास? 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड द लास्ट वन मेटल कॉपर है हमारा। मेटल कॉपर है और ईएन यूज किया है। फिर वही इथेन 1,2 डाइअमाइन और इथिलीन डाइअमाइन जिसकी डेंसिटी आपने बताई 2। बाइडेंटेट है ये। बाइडेंटेट इनटू टोटल नंबर ऑफ लिगेंड विल बी 2। देन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका? 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। आई होप इतने एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं काउंटर आयन। व्हाट इज काउंटर आयन? तो काउंटर आयन के बारे में मैं बात करूंगा। आइदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, आइदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्लेस्ड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू मेंटेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन आर कॉल्ड काउंटर आयन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल K4FeCl का होल 6। K4FeCl का होल 6 आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। सपोज कीजिए कि मैं यहां से K4 को भी इरेज कर रहा हूं। K4 मैंने यहां से इरेज कर दिया तो हमारा ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस वन इज मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने डायरेक्ट 6 इसलिए बोल दिया क्योंकि साइनाइड की डेंसिटी 1 है और मैंने आपको बताया मोनोडेंटेट के केस में आप इस नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मैंने लिख दिया x, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको x कंसीडर करते हैं, प्लस साइनाइड का वैल्यू क्या होगा? साइनाइड पे चार्ज क्या होगा? -1। Cn नेगेटिव आपने पढ़ा होगा तो Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव दैट मींस -1 into 6 कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +6। क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके का कंपाउंड नेचर में सर्वाइव कर सके? नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि आयरन +2 और +3 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आपने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से सस्टेन नहीं कर सकता। अब आपको अपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना है तो आपने कहा मुझे इस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए इस जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट तो मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं K3। आपकी मर्जी, आप Na3 यूज कर लीजिए, आप K4 यूज कीजिए, Na4 यूज कीजिए, डजंट मैटर। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए।
अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने यूज किया। अब देखिएगा x प्लस साइनाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू 6, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं -6। अब पोटेशियम की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, दैट मींस इसकी वैल्यू +1 होगी। तो एक पोटेशियम का +1, देन 4 के लिए +4 यूज करें, कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। आपने कहा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर आएगा x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2। अब +2 तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सस्टेन करता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नेचर में एग्जिस्ट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो मैंने लिखा है वो सही है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो काउंटर आयन आइदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंसीडर कर लेते हैं, CONH3 का होल 6 Cl3, CONH3 का होल 6 Cl3। तो यहां पे आउटसाइड द बॉक्स जो लिया गया है ये क्या है, हमारा काउंटर आयन। अब इस काउंटर आयन की जरूरत क्यों पड़ी, अमोनिया या यहां लिगेंड के टर्म में बात करें तो अमाइन, इसमें आपको पता होगा मैंने इसको आपको लिखा है न्यूट्रल लिगेंड में। न्यूट्रल लिगेंड इसका मतलब चार्ज नहीं होगा, 0 होगी वैल्यू। तो जरा आप कंसीडर कीजिए x की जगह, सॉरी CO की जगह x रखा आपने, अमाइन की वैल्यू 0 इंटू 6 0। अब अगर ये क्लोरीन प्रेजेंट ना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं +-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। क्लियर। अब एक चीज जो बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, ये जो काउंटर आयन प्रेजेंट है आइदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर। ये आयोनाइज हो जाएंगे, सिंपली आयोनाइजेबल हो जाएंगे। तो ये किस में ब्रेक कर जाएगा, 4K पॉजिटिव प्लस इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो ये क्या ब्रेक हो जाएगा, 3Cl नेगेटिव एंड इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव, जैसे आपने यहां देखा। ओके, अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। K4FeCl का होल 6 ऑन डिसोल्यूशन, जब आप इसको डिसॉल्व कीजिएगा तो ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज होकर के आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 4K प्लस FeCl का होल 6 4 माइनस। जितना काउंटर आयन का प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंटर आयन है तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने कहा ये जो आयोनाइज हुआ इसको हम क्या कह रहे हैं, काउंटर आयन, और ये जो फॉर्म हुआ है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसका क्वेश्चन पूछता है, आपके आईआईटी मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। उसमें क्वेश्चन ये पूछता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ K4FeCl का होल 6, ऑन आयनाइजेशन ऑफ K4FeCl का होल 6। तो यहां पे टोटल कितने आयन हो गए हमारे पास, यहां टोटल आयन हो गए 4, तो मुझे K पॉजिटिव मिला और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मिला, 4 ये मिला, एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5 आयंस। द टोटल नंबर ऑफ आयंस obtained on dissolution of K4FeCl का whole 6 is 5। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, FeCl का होल 6 का होल प्राइस। अब मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑन डिसोल्यूशन आपको कितने आयंस मिलेंगे, बताइए आपको कितने आयंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मैं इसको आयोनाइज करूं। अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो 4Fe मिलेगा। मुझे नहीं पता अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या +3 है, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मुझे 4 आयरन के आयन मिलेंगे। अब इधर बात करते हैं, तो इधर मुझे 3 मोल FeCl का होल 6, अगर आयरन पे प्लस तो इसके ऊपर क्या मिलेगा, मुझे माइनस मिलेगा। अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो +2 आएगा। मैंने कहा अगर मैं इसको +2 कंसीडर कर रहा हूं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके,
अगर आप इसको +2 कंसीडर करते हैं तो -2 हो जाएगा, अगर आप इसको +3 कंसीडर करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो आपको ये देखना है कि क्या वहां अवेलेबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास आयंस कितने हो गए, 4 आयंस, और यहां से कितने आयन हो गए, 3 आयन। द टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 7 आयंस। On the basis of their ionization हम अपने कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करेंगे। अब हम अपने कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करते हैं। मैंने कहा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, जब हम अपने कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करेंगे तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट, cationic complex, second anionic complex, third neutral complex, and fourth both cationic and anionic complex। अब केटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया CONH3 होल थ्राइस Cl3। इसको डिसॉल्व कीजिए। जब आप इसको डिसॉल्व कीजिएगा ऑन डिसोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, CONH3 होल थ्राइस 3Cl- then the complex contain 3+, 3Cl- then the complex contain 3+। अब ये 3+, तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है ये कैसा हो गया, केटायनिक। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को कौन सा कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आपने कहा Na3Fe(F6), Na3Fe(F6). अब आप इसको डिसॉल्व कीजिए। डिसॉल्व करने में आपको क्या मिलेगा, 3 मोल ऑफ Na+ प्लस Fe(F6), 3-। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये क्या कंटेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे दैट कॉम्प्लेक्स कम्स अंडर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। आपको कुछ इस टाइप के भी एग्जांपल्स मिलेंगे, CONH3 का होल 3 Cl3। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर, मतलब अगर आप इसको डिसॉल्व कीजिएगा तो ये आयोनाइज नहीं होगा, नॉन आयोनाइजेबल। ये आयोनाइज नहीं होगा तो यहां पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, 0 आयंस। यहां आपको आयंस नहीं मिलने वाले हैं। बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जो होगा उसमें केटायनिक पार्ट भी होगा और एनायनिक पार्ट भी होगा। आपको सबसे पहले तो इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखेंगे। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, Pt प्लैटिनम NH3 का होल 4 PtCl4। अब इसको ध्यान से देखिए, वन ऑफ द पार्ट कंटेन न्यूट्रल लिगेंड व्हाइल अदर पार्ट कंटेन आयनिक लिगेंड। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4। तो यहां पर जो एनायनिक पार्ट है उसके रेफरेंस में ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, केटायनिक पार्ट। तो यहां पर प्लैटिनम की वैल्यू होगी, प्लैटिनम का चार्ज होगा -2, तो यहां चार्ज क्या हो जाएगा, +2 ड्यू टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहां +2 और यहां -2। तो आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंटर आयन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के कौन से कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है। तो हमारे पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मॉलिक्यूल होंगे और इनके बीच में किसी तरीके का कॉमा, प्लस, गैप कुछ नहीं होगा। क्लियर, ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है तो आपको होंगे बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स।